हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिटिका चैप्टर 2 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का लेक्चर अपलोड हो चुका है और मैंने क्लास 9 पॉलिटिका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग चैप्टर 1 के लेक्चर को देखना चाहते हैं वहां से आप देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर ले, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संविधान निर्माण। आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। नेल्सन मंडेला being tried for treason by the white South African government। साउथ अफ्रीका की व्हाइट गवर्नमेंट ने ट्रीजन यानी देशद्रोह के आरोप में नेल्सन मंडेला जी पर मुकदमा चलाया था। नेल्सन मंडेला, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। ट्रीजन, द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टू विच द ऑफेंडर ओज एलिजियंस। ट्रीजन यानी देशद्रोह का मतलब होता है कि देश के गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का प्रयास करना, यानी उखाड़ फेंकने का प्रयास करना। देशद्रोह, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country। साउथ अफ्रीका में अपार्थीड यानी रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए नेल्सन मंडेला जी और उनके साथ 7 दूसरे लीडर्स को 1964 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। Apartheid, the official policy of racial separation and ill treatment of blacks followed by the government of South Africa between 1948 and 1989। अपार्थीड सिस्टम यानी रंग भेद व्यवस्था में साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट 1948 से 1989 के बीच ब्लैक्स के साथ बहुत खराब व्यवहार करते थे, रेशियली सेपरेट करते थे, इस तरह की ऑफिशियल पॉलिसी को फॉलो करते थे। रंग भेद, दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था। He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, रॉबिन आइलैंड। नेल्सन मंडेला जी को अगले 28 सालों तक साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक जेल रॉबिन आइलैंड में रखा गया था। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रॉबिन द्वीप में कैद रखा गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड के बारे में। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष।
Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. The white Europeans imposed this system on South Africa. साउथ अफ्रीका में जिस तरीके का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उसे अपार्थीड यानी रंग भेद कहा जाता था। साउथ अफ्रीका में व्हाइट यूरोपियंस ने इस सिस्टम को चालू किया था। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। During the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने जैसे भारत को ऑक्यूपाई किया था, ठीक उसी तरीके से 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप से आई ट्रेडिंग कंपनीज ने साउथ अफ्रीका पर आर्म्स और फोर्स के द्वारा कब्जा कर लिया। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स had settled in South Africa and became the local rulers. भारत से अंग्रेज तो चले गए थे, बट साउथ अफ्रीका में बहुत सारे व्हाइट्स वहीं सेटल हो गए और वहां के स्थानीय शासक बन गए। पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। द सिस्टम ऑफ अपार्थीड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। अपार्थीड यानी रंग भेद ने लोगों को उनके स्किन के कलर के बेसिस पे बांट दिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वेयर कॉल्ड ब्लैक्स। साउथ अफ्रीका के जो नेटिव यानी स्थानीय लोग थे वे ब्लैक थे। वे पॉपुलेशन के 3/4 हिस्सा थे और उन्हें ब्लैक्स यानी अश्वेत कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। Besides these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. ब्लैक्स और व्हाइट ग्रुप्स के अलावा वहां मिक्स्ड रेस के लोग भी थे जिन्हें कलर्ड यानी रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से माइग्रेट किए हुए लोग भी थे। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहां मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे। द व्हाइट रूलर्स treated all non-whites as inferiors. The non-whites did not have voting rights. जो व्हाइट रूलर्स थे वे नॉन व्हाइट्स को इंफीरियर यानी नीचा मानते थे। नॉन व्हाइट्स के पास वोट देने का अधिकार भी नहीं था। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. Particularly blacks के लिए ये apartheid सिस्टम बहुत ज्यादा दमनकारी था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। They were forbidden from living in white areas. They could work in white areas only if they had a permit. ब्लैक्स लोगों को व्हाइट एरियाज में रहने की इजाजत नहीं थी। अगर ब्लैक्स के पास परमिट होता तभी उन्हें
गोरों की बस्तियों में घुसने की, काम करने की इजाजत मिलती थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने, बसने की इजाजत नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। Trains, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets were all separate for the whites and blacks. This was called segregation. ब्लैक्स और व्हाइट्स के लिए ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा सभी सेपरेट थे, अलग अलग थे। इसे सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण कहा जाता था। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग-अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग-अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। They could not even visit the churches where the whites worshipped. जिन चर्चेज में व्हाइट्स जाते थे, वहां ब्लैक्स को जाने की अनुमति नहीं थी। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर में तक में नहीं जा सकते थे। Blacks could not form associations or protest against the terrible treatment. ब्लैक्स के साथ जो इतना खराब व्यवहार किया जाता था, उसके खिलाफ ब्लैक्स को प्रोटेस्ट करने और एसोसिएशंस यानी संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। Since 1950, the blacks, colored, and Indians fought against the apartheid system. They launched protest marches and strikes. 1950 से ही ब्लैक्स, कलर्ड और भारतीय मूल के लोगों ने अपार्थीड के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। उन्होंने हड़तालें आयोजित की, विरोध प्रदर्शन किया। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. This included many workers' unions and the Communist Party. पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण की नीति के खिलाफ जो एसोसिएशंस प्रोटेस्ट कर रही थी, वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ गई। इसमें बहुत सारे वर्कर्स यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी थी। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. बहुत सारे समझदार व्हाइट्स भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़े और अपार्थिड सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। Several countries denounced apartheid as unjust and racist. बहुत सारे देशों ने अपार्थिड सिस्टम को अनजस्ट और रेसिस्ट घोषित कर दिया। अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। But the white racist government continued to rule by detaining, torturing, and killing thousands of black and colored people. बट फिर भी व्हाइट पीपल गवर्नमेंट ने
ब्लैक्स और कलर्ड पीपल को टॉर्चर करना, मारना और डिटेन करना चालू रखा। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए संविधान की ओर। As protests and struggles against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. जैसे जैसे अपार्थीड के अगेंस्ट विरोध और संघर्ष बढ़ता चला गया, वैसे वैसे साउथ अफ्रीका के वाइट गवर्नमेंट को पता चल गया कि अब वे ब्लैक्स पे दमनकारी तरीके से शासन नहीं कर पाएंगे। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को ये एहसास हो गया कि अब वो जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। The white regime changed its policies. Discriminatory laws were repealed, ban on political parties, and restrictions on the media were lifted. व्हाइट गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसीज में बदलाव लाया, डिस्क्रिमिनेटरी लॉस को वापस ले लिया गया, पॉलिटिकल पार्टीज पे जो बैन था, मीडिया पे जो रिस्ट्रिक्शंस था, उसे वापस ले लिया गया। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया, भेदभाव करने वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. 28 साल तक जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला जी को आजाद कर दिया गया। 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि को रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का झंडा फहराया गया और दुनिया में एक नए डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और ये दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। The apartheid government came to an end, paving way for the formation of a multiracial government. अपार्थिड गवर्नमेंट समाप्त हुई और मल्टीरेशियल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का रास्ता तैयार हुआ। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. नए डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका के इमरजेंस के साथ ही ब्लैक लीडर्स ने अपनी ब्लैक सोसाइटी के लोगों से अपील किया कि पावर में रहते वक्त व्हाइट लोगों ने जो जुल्म किए थे उसके लिए उन्हें माफ कर दे। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाए और गोरों को माफ कर दे। They said, let us build a new South Africa based on equality of all the races and men and women, on democratic values, social justice and human rights. उन्होंने कहा कि एक नए साउथ अफ्रीका का निर्माण किया जाए जिसमें सभी रेसेस के बीच में इक्वलिटी हो, मेन वुमेन के बीच में इक्वलिटी हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, सोशल जस्टिस हो और ह्यूमन राइट्स हो। उन्होंने कहा
कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। The party that ruled through oppression and brutal killings, and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution. जिस पार्टी ने लोगों की हत्या की, दमनकारी नीति अपनाई, वो पार्टी और जिस पार्टी ने इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए स्ट्रगल किया, वो पार्टी दोनों मिलकर कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए साथ साथ बैठे। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी। कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री containing fundamental rules governing the politics and society in a country। कॉन्स्टिट्यूशन देश का सुप्रीम लॉ होता है। इसमें एक देश के पॉलिटिक्स और सोसाइटी को गवर्न करने वाले, चलाने वाले फंडामेंटल रूल्स होते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitutions the world has ever had। 2 साल के डिस्कशन और डिबेट के बाद उन्होंने संविधान बनाया जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country। इस कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों को बहुत व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं, उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए हैं। टुगेदर they decided that in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded, no one should be treated as a demon। उन्होंने साथ में ये डिसाइड किया कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने में किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे, बाहर नहीं करेंगे और ना ही किसी के साथ दुष्ट मानकर व्यवहार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past। उनकी इस बात पर सहमति थी कि पास्ट में चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब सबको साथ में लेकर चलेंगे और सभी को समाधान का हिस्सा बनाएंगे। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में ये सारी बातें बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त की गई हैं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। प्रियम्बल, एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द रीजंस एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जिसमें कोई देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल और गाइडिंग वैल्यूज को एक्सप्रेस करता है। प्रस्तावना संविधान का वो पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। The South African Constitution inspires democrats all over the world।
साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से दुनिया भर के डेमोक्रेट्स इंस्पायर होते हैं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। A state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. जिस देश को 1994 तक अनडेमोक्रेटिक होने के लिए आलोचना की जाती थी, निंदा की जाती थी, अब उसे रोल मॉडल की तरह देखा जाने लगा। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experiences into the binding glue of a rainbow nation. ये काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें संविधान की जरूरत क्यों है? द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू। हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इसे हम साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वे आर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। साउथ अफ्रीका जैसे एक नए डेमोक्रेसी में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों एक साथ बराबरी की हैसियत के साथ रहने वाले थे, जो कि दोनों के लिए ही इजी नहीं था। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। They had their fears. They wanted to safeguard their interests. दोनों के अपने अपने डर थे और दोनों ही अपने हितों की रक्षा करना चाहते थे। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economic rights. ब्लैक्स मेजोरिटी में थे, तो वे चाहते थे कि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी रूल के प्रिंसिपल के साथ कोई समझौता ना हो। वे इकोनॉमिक और सोशल राइट्स भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। The white minority was keen to protect its privileges and property. व्हाइट माइनॉरिटी चाहते थे कि उनके प्रिविलेजेस और प्रॉपर्टी की रक्षा हो। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस, बोथ पार्टीज agreed to a compromise. The whites agreed to the principle of majority rule and that of one person, one vote. दोनों के बीच लंबी चली बातचीत में दोनों ने कॉम्प्रोमाइज करने का फैसला लिया। व्हाइट्स मेजोरिटी रूल की बात मान गए और साथ ही वन पर्सन वन वोट की बात भी मान गए, मतलब एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए।
They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. Whites, मजदूर और गरीब लोगों के लिए कुछ बेसिक राइट्स के लिए मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। The blacks agreed that majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. ब्लैक्स भी इस बात के लिए मान गए कि सभी फैसले मेजोरिटी के बेसिस पे नहीं होंगे। वे इस बात के लिए भी मान गए कि ब्लैक्स व्हाइट माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करेंगे। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट इजी। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड? दोनों के बीच का यह कॉम्प्रोमाइज आसान नहीं था। इसको लागू करना और भी कठिन काम था। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। Even if they managed to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future? इसको लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि दोनों में भरोसा हो, लेकिन सवाल यह था कि इस बात की क्या गारंटी है कि इन फ्यूचर इस ट्रस्ट को कोई नहीं तोड़ेगा। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाई। इस सिचुएशन में दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के ऊपर भरोसा रहे, इसलिए जरूरी था कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें कुछ बेसिक रूल्स के हिसाब से लिख लिया जाए ताकि सभी लोग उसका पालन करें। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखत पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। These rules lay down how the rulers are to be chosen in future. इन्हीं रूल्स में लिखा गया कि शासकों का चुनाव किस प्रकार होगा। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। These rules also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. इन्हीं रूल्स में यह भी डिसाइड किया गया कि चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, ये भी लिखित रूप में मौजूद होता है। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। फिर इन्हीं रूल्स में यह भी डिसाइड किया गया कि नागरिकों के पास कौन कौन से अधिकार होंगे। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं। These rules will work only if the winner cannot change them very easily. लेकिन ये रूल्स तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग यानी चुनकर आई हुई सरकार इन रूल्स को मनमाने ढंग से चेंज ना कर सके। पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदले। This is what the South Africans did. They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore these. This set of basic rules is called a constitution. यही चीज साउथ अफ्रीकन्स ने भी किया। उन्होंने मिलकर कुछ बेसिक रूल्स को डिसाइड किया। वे इस बात पर भी एग्री हुए कि ये रूल्स सुप्रीम होंगे। कोई भी गवर्नमेंट
इन रूल्स को इग्नोर नहीं कर पाएगी। इन्हीं बेसिक सेट ऑफ रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीजों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। Constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse groups of people. Their relationship may not have been as bad as that between the whites and the blacks in South Africa. But all over the world, people have differences of opinions and interests. साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन की रचना हुई वो कोई यूनिक बात नहीं है। हर देश में डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उन लोगों के संबंध साउथ अफ्रीका के ब्लैक्स और वाइट्स जितने खराब ना हो, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के बीच में ओपिनियन और इंटरेस्ट्स में डिफरेंस तो होते ही हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालो जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. कोई भी देश हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो या ना हो, बट फिर भी कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स की जरूरत तो सभी देशों को पड़ती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। This applies not just to governments. Any association need to have its constitution. It could be a club in your area, a cooperative society, or a political party. They all need a constitution. कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं पड़ती, बल्कि कोई भी एसोसिएशन हो, आपके क्षेत्र का क्लब हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये वही सेट ऑफ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। ये बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। 10. The constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. एक देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से जब एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स को मानते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन्स एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है जिससे एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, उनके बीच के संबंध को तय करता है। और तो और गवर्नमेंट और लोगों के बीच के संबंध को भी कॉन्स्टिट्यूशन ही तय करता है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख हैं। फर्स्ट, इट generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. Constitution एक साथ रह रहे तरह तरह के लोगों के बीच में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन यानी भरोसा और सहयोग को
विकसित करता है। पहला, ये साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसके पास डिसीजन लेने की पावर होगी। दूसरा, ये स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर को सीमित करता है, यानी मनमाने ढंग से सरकार को कुछ भी करने से रोकता है और यह बताता है कि नागरिकों के पास कौन कौन से अधिकार हैं। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। एक अच्छे सोसाइटी के निर्माण के लिए लोगों के एस्पिरेशंस को कॉन्स्टिट्यूशन व्यक्त करता है। चौथा, एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक, but all countries that are democratic will have constitutions। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो, बट जो देश डेमोक्रेटिक है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रेट ब्रिटेन के साथ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिकन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। आफ्टर द रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच लोगों ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। सिंस देन इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।